हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 ज्योग्राफी मेजर 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका कि जैव भू रासायनिक चक्र से आप क्या आशय है। जैव भू रासायनिक चक्र में सम्मिलित प्रमुख चक्रों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। पूछा जा रहा है कि जो आपका जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है और जैव भू रासायनिक चक्र में सम्मिलित जो भी प्रमुख चक्र होते हैं उनका संक्षेप में बात करना, लिखना, उल्लेख करना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जैव रासायनिक चक्र होता क्या है, उसके बाद आगे हम लोग इसके बारे में समझेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपका जो सेमेस्टर 4 ज्योग्राफी मेजर 6 का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट हम बना दिए। आप प्लेलिस्ट से जाके तैयारी कीजिए, आपको कहीं भी इधर उधर जाने का जरूरत नहीं। पूरा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो है एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आइए समझते हैं इसके आंसर को। क्या लिखा है कि जैव भू रासायनिक चक्र वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पृथ्वी पर आवश्यक पोषक तत्वों जैसे क्या तो कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जल, ऑक्सीजन आदि का चक्रण होता है। क्या बोल रहा है कि ये एक प्रक्रिया है, ठीक है, कि जहाँ पर पृथ्वी पर जो भी जीने के लिए जो भी पोषक तत्व की जरूरत होती है, जो भी आवश्यकता होती है, जैसे कि लिखा हुआ है कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जल, ऑक्सीजन आदि, इसका चक्रण होता है। ठीक है, क्या होता है, इसका चक्रण होता है पृथ्वी पर जीवन के लिए जो भी पोषक तत्व है उसका चक्रण होता है। किसके अंतर्गत, तो जैव रासायनिक चक्र के अंतर्गत। आगे क्या लिखा है कि इसमें इन तत्वों का जीवों जैसे कि आपका जैविक हो गया, भूगर्भीय या फिर अजैविक, इनमें इन तत्वों का जीवों भूगर्भीय और रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सतत पुनर्चक्रण होता है। यह चक्र पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ये जो चक्र है वो जीवन पृथ्वी पर जीवन बचाने के लिए या फिर जीवन को मौजूद रखने के लिए जरूरी होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, अगर हम लोग अपने भाषा में इसका बात करें, अगर खुद से समझने का इसका हम लोग कोशिश करें तो कैसे इसको समझ सकते हैं कि पृथ्वी हमारा, ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग जीवन जीना चाहते हैं या फिर पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक पोषक तत्व होता है उसका एक प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है, प्राकृतिक प्रक्रिया होता है जिसको हम लोग भू रासायनिक चक्र कहते हैं। और उसी के माध्यम से क्या है, तो पृथ्वी पर जीवन रहता है। और उसके अंतर्गत क्या आता है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जल और ऑक्सीजन आदि आते हैं, चाहे वो अजैविक हो या फिर जैविक, जिससे मिलकर क्या करता है उसके माध्यम से क्या करता है, तो सतत पुनर्चक्रण ये होता रहता है। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे हम लोग समझते हैं इसके बारे में और क्या लिखा है। तो सबसे पहला कि इसका जो मुख्य उद्देश्य और महत्व, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, उसके बाद हम लोग इसके महत्व को देखेंगे। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका क्या, जो आपका जैव भू रासायनिक चक्र है, इसका क्या उद्देश्य है और क्या महत्व है इसके बारे में। ठीक है, तो यह पृथ्वी पर पोषक तत्वों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करता है। पृथ्वी पर जो भी पोषक तत्व होना चाहिए, जो भी है, उसके बारे में ये उपलब्धता के लिए सुनिश्चित करता है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। और तीसरा पॉइंट लिखा है यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे अपघटन, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है, तो अपघटन, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन से ये जुड़ा हुआ है। आगे हम लोग समझेंगे कि जैव और रासायनिक चक्र के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के ये होते हैं, और सभी को हम लोग बारे बारे से समझेंगे बहुत ही डिटेल में। जैव रासायनिक चक्र मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रमुख चक्रों में विभाजित हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला जो चक्र है वो है जल चक्र। ठीक है, जल चक्र। आगे हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन चक्र। सारे चक्र को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इसमें क्या होता है, तो जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पृथ्वी पर जल वायुमंडल, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ठीक है, वायुमंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल के बीच चक्रित होता है। जल चक्र क्या होता है, तो यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है, तो पृथ्वी पर जल मंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल के बीच चक्रित होता है। मुख्य चरण इसके क्या है, तो वाष्पीकरण जल वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है। क्या होता है, तो जल जो है वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है। फिर संघनन होता है, जल वाष्प ठंडा होकर बादल बनाता है। जल वाष्प जब ठंडा हो जाता है तो वो बादल बनाता है। फिर तीसरा में क्या होता है, तो वर्षा हो जाता है। बादलों से जल बारिश, बर्फ या ओस के रूप में वापस भूमि और महासागरों में आता है। फिर चौथा है पुनः प्रवाह जल भूमि से नदियों और महासागरों में वापस आता है। क्या होगा, तो फिर जो जल है वो नदी में फिर जाएगा, महासागर में फिर जाएगा और फिर से वही वही काम होगा जैसा कि यहाँ पर हुआ था। वाष्पीकरण हुआ, संघनन हुआ, वर्षा हुआ, फिर से वहाँ पर पहुँच गया। अब ये जो है फिर से वहाँ पर पहुँच गया तो फिर से वाष्पीकरण होगा, फिर से संघनन होगा, फिर से वर्षा होगा और फिर से वहाँ पर चला जाएगा। ये फिर से प्रक्रिया होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं चक्रण। तो ये आप जल चक्र को समझ गए। आगे हम लोग समझते हैं और चक्र क्या है। फिर आपका कार्बन चक्र, दूसरा आपका कार्बन चक्र। तो यह चक्र कार्बन के वातावरण, जीवों और पृथ्वी के विभिन्न भंडारों जैसे कि महासागर, मिट्टी और वनस्पति के बीच चक्रण का अध्ययन करता है। कार्बन चक्र क्या करता है, तो इन सब के बारे में
चक्रण का अध्ययन करता है। इसका जो मुख्य चरण है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण। पौधे वायुमंडलीय CO2 का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या करते हैं? जो पौधा है वो CO2 का यूज करता है और हमको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। फिर लिखा है कि शोषण, तो जीव शोषण के दौरान CO2 को वातावरण में छोड़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं, या फिर कोई भी जीव क्या करता है, वो CO2 को वातावरण में छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है। फिर है अपघटन, तो मृत जीव CO2 और अन्य यौगिकों को मिट्टी में छोड़ते हैं। जो मृत जीव है वो CO2 और अन्य यौगिक को मिट्टी में क्या करते हैं? छोड़ते हैं। चौथा पॉइंट लिखा है जैव ईंधन। ईंधनों के जलने से CO2 वायुमंडल में वापस आता है और ईंधन जब जलाया जाता है तो CO2 जो है फिर से वायुमंडल में वापस आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं कार्बन चक्र। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे नाइट्रोजन चक्र को। क्या है नाइट्रोजन चक्र? नाइट्रोजन चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नाइट्रोजन वातावरण, मिट्टी और जीवों के बीच चक्रित होता है। क्या लिखा है कि नाइट्रोजन चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नाइट्रोजन वातावरण, मिट्टी और जीवों के बीच चक्रित होता है। वातावरण में होगा, मिट्टी में होगा और जीवों के बीच ये चक्रित होता है। ठीक है, मुख्य चरण इसका क्या है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सबसे पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बैक्टीरिया और बिजली स्थिर करके अमोनिया में बदलते हैं। क्या करता है? तो नाइट्रोजन को बैक्टीरिया और बिजली स्थिर करके क्या करता है? अमोनिया में बदलता है। दूसरा है कि नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन, तो अमोनिया को नाइट्रोजन और फिर नाइट्रेट में बदला जाता है। अमोनिया को क्या करता है? पहले ये अमोनिया में बदल दिया गया, फिर अमोनिया को नाइट्रोजन और फिर नाइट्रेट में बदला जाएगा। फिर है डिनाइट्रेटिफिकेशन। ठीक है, डिनाइट्रिफिकेशन, तो नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस में बदला जाता है। फिर से नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट को जो है नाइट्रोजन गैस में बदला जाता है। फिर होता है अवशोषण। पौधे नाइट्रेट को अवशोषित कर प्रोटीन और DNA का निर्माण करते हैं और इसी का इस्तेमाल करके जो पौधा है वो उसको अवशोषित करता है और उसको प्रोटीन और DNA का निर्माण करता है। चौथा इसका पॉइंट है फास्फोरस चक्र। तो यह चक्र फास्फोरस तत्व के पृथ्वी की चट्टानों, मिट्टी, जल और जीवों के बीच चक्रण का अध्ययन करता है। मुख्य चरण का अगर बात करें तो सबसे पहले ये चट्टानों के क्षरण से फास्फोरस मिट्टी में आता है। चट्टानों के क्षरण से क्या है? तो ये फास्फोरस जो मिट्टी में पहुंचता है। फिर दूसरा पॉइंट लिखा है कि पौधे मिट्टी से फास्फोरस को अवशोषित करते हैं। जो पौधा है वो मिट्टी में जो फास्फोरस आ गया था चट्टानों से उसको अवशोषित करेगा। और तीसरा पॉइंट लिखा है यह जीवों में स्थानांतरित होता है और अपघटन के बाद वापस मिट्टी में आ जाता है। फिर क्या होता है? जो फसल उगता है या फिर जो पेड़ पौधा हुआ उससे जो फसल निकला उसको जीव जंतु खाते हैं और फिर से जो है वो फिर मिट्टी में ही चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? फास्फोरस चक्र। अगला जो पांचवा पॉइंट है वो है ऑक्सीजन चक्र। तो यह चक्र पृथ्वी पर ऑक्सीजन के जैविक और अजैविक घटकों के बीच चक्रण का अध्ययन करता है। यह चक्र पृथ्वी पर ऑक्सीजन के जैविक और अजैविक घटकों के बीच चक्रण का अध्ययन करता है। मुख्य चरण का अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करता है? तो पौधा जो है वो ऑक्सीजन छोड़ता है, उत्पादन करता है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि जीव ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। जो भी जीव होते हैं वो श्वसन में उपयोग करते हैं ऑक्सीजन को और CO2 को छोड़ते हैं। अगला पॉइंट लिखा है कि ऑक्सीजन जल में घुलकर जलीय जीवों के लिए उपलब्ध होता है और ये जो ऑक्सीजन है वो जल में घुल करके जो जलीय जीव है उसके लिए उपलब्ध होता है। तो ये आपको कुछ पॉइंट हो गया। उसके बाद आप फिर निष्कर्ष देख लीजिए। निष्कर्ष में आपको यही सब लिखना है। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि जैव रासायनिक चक्र पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और पर्यावरणीय संतुलन को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन चक्रों के माध्यम से पोषक तत्वों और ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहता है और इन चक्रों का अध्ययन हमें संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास के उपायों को समझने में सहायता करता है। जैव और रासायनिक चक्र का मतलब क्या बताया गया कि यहाँ पर जो भी रासायनिक चीज़ें हैं या फिर जो भी अजैविक है या फिर जैविक है, चाहे आपका जो पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, जल इत्यादि जो भी चीज़ें, उनसे कैसे चक्रण होता है, कैसे एक चीज़ यहाँ से शुरू होता है फिर यहीं पे आके मिल जाता है, उसी के बारे में ये क्वेश्चन था। ठीक है, उसी के बारे में मैंने बताया भी। आप अगर खुद से भी एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप खुद से भी इसको पढ़ ले या फिर आप कॉपी में लिख सकते हैं, तो आप इसको कॉपी में लिख के एक बार देख लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।